हेलो दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल रॉबिन स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स जो कल बोर्ड एग्जाम है आप लोग का 2022 के लिए, हम लोग बहुत ही अच्छी टॉपिक से चलेंगे जिसमें रिवीजन आप लोग का हो जाए। तो हम लोग बताए हुए थे, मेरा वीडियो था वास्तविक संख्या और बहुपद के लिए जिक्र कर दिए थे। आज हम लोग हर एक टॉपिक को देखते जा रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, द्विघात समीकरण का जिसमें एपी का डाला हुआ है, उसमें त्रिभुज का बतेगा, त्रिभुज का भी बता देंगे, त्रिकोणमिति का, क्षेत्रमिति, सबको देखते हुए प्रायिकता की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक क्वेश्चन। दो चर वाले रैखिक समीकरण में 3 क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट है, उसमें कभी आप लोग को कहता है बीजगणितीय रूप में व्यक्त करके छोड़ देने के लिए या ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए। ग्राफ भी आप लोग के बीच जिक्र करूंगा और आप लोग का एक्स और वाई का वैल्यू भी कहता है ज्ञात करने के लिए, जिसमें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग के पूछा जाता है प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। क्या पूछा जाता है? प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। हम ऐसा फार्मूला भी बताएंगे, इस फार्मूला के लिए वज्र गुणनखंड विधि का तुरंत आप लोग डायरेक्ट माइंड में हट जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन से जिक्र करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से। तो इसमें आप लोग पढ़े होइएगा, आप लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, लगभग 3.1 का है। आफ्ताब कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन कहता है? आफ्ताब। तो हम लोग हल से चलेंगे, आप लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, दिखा देंगे। तो मान लेंगे इस क्वेश्चन में सबसे पहले माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या मानेंगे? x वर्ष तथा उसकी पुत्री के वर्तमान आयु इज इक्वल टू y वर्ष। ठीक, तो अब से चलेंगे, कब? अब से। क्यों? तब फिर गुणस। तो पहले कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफ्ताब कहता है, अगर आप लोग को भाषा लिखने में डिफिकल्ट हो तो लिखिएगा, डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आफ्ताब या पूर्व या पश्चात कहता है तो घटाते हैं, बाद या पहले कहता है तो जोड़ते हैं। क्यों? जब मानिए अगर आपका उम्र अभी 19 वर्ष है, आपके पिताजी का उम्र मान लीजिए 57 वर्ष, तो आपके पिताजी क्या कह गए? मैं तुमसे 3 गुनी आयु का कौन कहता है? अभी कहता है आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसी तरह ये कितना वर्ष? 19 क्या 57, 3 गुनी आयु का। ठीक, इसी तरह अगर आप लोग का भाषा लिखा जाए, लिखिएगा तो लिखिएगा आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की वर्तमान आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की वर्तमान आयु। तो मान लिए हम लोग आफ्ताब की आयु x माने हैं, 7 वर्ष पूर्व कहेगा तो क्या करेंगे? x - 7 वर्ष कर लेंगे। इसी तरह उसकी पुत्री की वर्तमान आयु 7 वर्ष पूर्व नूनू का कहता है, तो क्या हो जाएगा? y - 7 वर्ष। ठीक, अब कहता है कितना गुना? तो x - 7 y इक्वल टू y - 7 के कितना गुना? 7 गुना कहता है, तो हो जाएगा
7 माइनस वाई एक्स माइनस 7 बराबर वाई माइनस 7y माइनस 49 एक्स। ये 7y क्या है पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो -7y माइनस 49 माइनस में 7 है, उस साइड में जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस वाई में माइनस 49 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा -42। इसलिए x माइनस 7y माइनस में इस साइड प्लस में 42 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर तब कहता है आगे पुनः 3 वर्ष बाद क्या कहता है, कौन आफ्ताब कहता है 3 वर्ष बाद केवल मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था, यही नहीं कहता है। तो क्या मानिएगा, बाद कहेगा या पहले तो जोड़ते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू वाई प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर जैसे किए, इसी तरह भाषा लिखिएगा तो क्या हो जाएगा। कौन कहता है, अपनी पुत्री से कहता है मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 में से 3 जाएगा 6। तो दूसरा समीकरण हो गया x माइनस 3y और माइनस 6 इज इक्वल टू समीकरण 2। इस स्थिति को कहता है बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए दोनों समीकरण की इक्वल करके लिख दीजिएगा, वह बीजगणितीय है। अगर ग्राफीय रूपों में लिखना चाहते हैं तो दोनों एगो समीकरण से पहला चलिए इसको एगो क्या x y करके दोनों का यानी कि जैसे डायग्राम वैसी बना लीजिएगा, सिर्फ ग्राफ नहीं खींचना है, उसको दर्शा के छोड़ देना है, वही हो गया ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना। ठीक, बीजगणितीय यानी कि कोई रूप में लिख के छोड़ देना। ठीक, इतना कर लीजिएगा। तो आप लोग का दूसरा क्वेश्चन एक क्रिकेट टीम का होगा। ठीक, इसी प्रकार आप लोग का दूसरा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बल्ला तथा 6 गेंद कितना 3900 रुपये में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा तथा उसी प्रकार के 1 बल्ले तथा 2 गेंद कितना 1300 रुपये में खरीदा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसमें भी हल के लिए मानना है, माना कि 1 बल्ले की कीमत x रुपया तथा 1 गेंद की कीमत इज इक्वल टू y रुपया। कितना हो गया। तो कहता है पहले क्या कहता है, ठीक, कहता है 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा। तो 1 बल्ले का कीमत x रुपया तक क्या 3900 रुपया इज इक्वल टू, तो 3 बल्ला 3x प्लस 6y। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसको समीकरण 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 रुपया, समीकरण फर्स्ट। ये सब आप लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पुनः फिर कहता है 1 बल्ला तथा 2 गेंद खरीदा कितना 100 रुपया में 1300 रुपया में। तो 1 बल्ला तथा 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदा। ठीक, तो देखिए, तो 1 वाला x प्लस 2 वाला 2y इज इक्वल टू 1300 रुपया। इस समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। दोनों को इक्वल कर दीजिएगा। देखिए आप लोग के दिखाते, एक अंगूर वाला है 2 केजी अंगूर वाला 4 केजी। देखिए आप लोग का बुक में लिखा हुआ है
आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यह मनोरंजन है, इस स्थिति को बीजगणित एवं जैवगणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तब कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 1300 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदा, इस स्थिति को बीजगणित एवं वो में व्यक्त कीजिए। अगला क्वेश्चन 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर इतना रुपया, 4 केजी सेब और 2 केजी का 300 रुपया हो गया उसी दिन। ठीक, तो देखिए यह क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग जिक्र करते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछा जाए तो आप लोग बना लीजिएगा। इसी में आप लोग का एक क्वेश्चन है जिसमें x और y का वैल्यू कह दे ज्ञात करने के लिए, इसी में पेंसिल और क्या मूल्य माना जाता है। तो आप लोग का क्वेश्चन है एनसीईआरटी 3.2 का, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। 1 पेंसिल का मूल्य तथा 1 कलम का मूल्य। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे हल। माना कि 1 पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं x रुपया है तथा 1 कलम का मूल्य y रुपया है। ठीक, तो अब से चलेंगे। तो क्या कहता है इसमें 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य कितना, तो 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य क्या दिया हुआ है, कितना रुपया, 50 रुपया दिया हुआ है। मानिए 1 पेंसिल का x रुपया, तो 5 पेंसिल का तो 5x प्लस 1 कलम का मूल्य y रुपया, तो 7 कलम का 7y इज इक्वल टू 50 रुपया। इसको एगो समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। फिर पुनः अगला देखिए टर्म जो क्या कहता है, सिर्फ लास्ट का कैसे पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन को, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है कुल मिला तो। ठीक, फिर आगे जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो कहता है 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना रुपया, 46 रुपया है। तो देखिए, तो 1 पेंसिल x हो गया, तो 7 पेंसिल 7x प्लस 5 कलम तो 5y इज इक्वल टू 46 रुपया। समीकरण 2 हो गया। देखिए आप समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए यहाँ तक आप लोग लिख लिए। तो हम लोग एक समीकरण देखिए, दोनों समीकरण की एक जगह इक्वल कर दे, तब आपको देखने में अच्छा लगेगा। x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 रुपया समीकरण फर्स्ट, और 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 रुपया। ठीक, इतना देख लिए। इतना देखने के बाद आप लोग देखिए समीकरण को यानी कि विलोपन विधि से, कोनो विधि से चलिए कि आप लोग को अब 3 गो विधियों पढ़ना है। तो इस समीकरण को डील करने के लिए कोई वो विलुप्त होगा तब ये नहीं इसको वो वैल्यू देगा, नहीं देगा उसमें हम लोग कुछ कार्य करेंगे। तो देखिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए, जल्दी से मिटा देंगे, जल्दी कीजिए। बहुत अच्छा। ठीक, आप लोग का यह समीकरण यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण, तो देख रहा है। तो आप देखिए विलुप्त करने के लिए हम लोग चलेंगे समीकरण 1 में मानिए 5 से गुना कर देते हैं और घटा लेते हैं। समीकरण 2 में 7 से गुना कर। ठीक, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद घटा लिए, तो क्या है समीकरण
5 इंटू 5x प्लस 7y माइनस 7 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरा समीकरण 7x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब पहला समीकरण का इज इक्वल टू कितना है 50, 50 में 5 से गुना करना है, 5 गुने 50 माइनस 7 गुने 46 इतना रुपया। ठीक, अब इसको हम मिटा दी। तो देखिए अब इसका हम वैल्यू निकालते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 ए 25x प्लस 7 5 ए 35y माइनस अब माइनस 7 से करना है, 7 7 49x प्लस माइनस माइनस 7 5 ए 35y इज इक्वल टू 5 ए 25 माइनस 7 6 के 42 2 हो गया, 4 बचा 7 चौके 28 और 4 32 होता है, इतना हो गया 322। देखिए अब देखिए कुछ कट रहा है 35y प्लस में 35y माइनस में तो एगो कैंसिल हो गया। अब 49 माइनस 49x है प्लस में 25x है तो घट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 24x इज इक्वल टू 250 में से माइनस 322 तो माइनस में 322 में से घटा लीजिए तो क्या आ जाएगा 2 7 माइनस 72 आ गया। और माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा और 24 दिया कितना होता है 72, x का वैल्यू कितना आया 3। तो तब करेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आप कहिएगा समीकरण फर्स्ट बचा कौन, तो मेरे पास नहीं, आपके कॉपी में लिखा हुआ है लेकिन हमको याद है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। इसमें x का वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 5 तिया 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 15 इस साइड माइनस में प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 में से 15 को घटाएंगे तो 35 बचेगा और 7 35 y इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। तो x को क्या माने थे एक पेंसिल का मूल्य और y को एक कलम का मूल्य। तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछता है कॉल आ गया था, काटे थे। कॉल आ गया था जिस कारण से वीडियो नहीं कर रहा था, कॉल काटे। ठीक, तो आप लोग का पूछ रहा था क्या इस क्वेश्चन में, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। तो पेंसिल का मूल्य क्या हो गया 3 रुपया, कलम का मूल्य 5 रुपया। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए तो आप लोग का इसमें एक चीज और पूछा जाता है हल। A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2, तो इसको कहेंगे प्रतिच्छेद करती रेखा। रेखाएं कहिए चेंज करती रेखाएं। ठीक, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है C1 बट्टे C2, तो क्या कहेंगे समांतर रेखाएं। इसका भी एक एग्जाम्पल डील करेंगे। जैसे मानिए आप लोग का A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 अब बराबर रहे C1 बट्टे C2, इसको क्या कहेंगे समपाती रेखाएं। ठीक, यहाँ तक देख लिए। तो आप लोग को एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं इसका।
A1 बटे A2 बराबर नहीं रहेगा तो B1 बटे B2 तो क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद रेखाएं। और A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 तो समांतर रेखाएं। अगर तीनों बराबर है तो समपाती। ठीक, मानिए इक्वेशन को आप लोग 5x माइनस 7y 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 समीकरण फर्स्ट है। 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 से चलिएगा तो A1 का वैल्यू x का गुणांक, B1 का वैल्यू माइनस 4 हो जाएगा, y का, C1 का वैल्यू C पहला कांस्टेंट, और उसके बाद A2 का वैल्यू दूसरा समीकरण से 7, B2 का वैल्यू 6, C2 का वैल्यू माइनस 9। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलना है। समीकरण फर्स्ट से चलेंगे तो A1 B1 C1 और समीकरण से 2 से A2 B2 C2। ठीक, अब इक्वल करके देखेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2। देखिए 5/7 बराबर -4/6 इज इक्वल टू 8/9 -9। अब इसको काटो करेंगे, 2 दूना 4 2 तिया 6, तो देखिए 3। अब कोई बराबर तो नहीं है दिख रहा है, तीनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, प्रतिच्छेद करती रेखा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, यही न होगा। यहाँ तक देख लिए। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे समांतर और संपाती करते हुए रेखा को। यहाँ तक आप लोग देख लिए, थोड़ा इंक डाल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए बड़ी बारीकी से देखते जाइएगा और एग्जाम में हड़बड़ा के नहीं बनाना है, अच्छी तरह से डील करना है क्वेश्चन को। ठीक, क्वेश्चन तो ढनेरों रहेगी आप लोगों के पास। पहले 100 मार्क्स में 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है अब। ठीक, तो देखिए, तो आप लोग क्या देख लिए कि कौन सी रेखा कैसी होती है, प्रतिच्छेद करती रेखा, समांतर रेखाएं, उसके बाद संपाती, संपाती तो तीनों बराबर, एगो बराबर एगो नहीं बराबर तो समांतर, कोई बराबर नहीं तो प्रतिच्छेद करती रेखा, जिसका एक हल देता है और समांतर करती रेखा में किसी का एक हल भी नहीं देता है, संपाती में अद्वितीय अनेक हल देता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे, क्या बोले थे आप लोग का, प्रतिस्थापन विधि। सॉरी, पहले देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। क्या देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि में आप लोग को पर सबसे अच्छा पूछा जाता है, तो इसमें विलोपन विधि तो सबको पता रहता है, पूछा जाता है प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद वज्र गुणनखंड विधि सबसे इम्पोर्टेंट, और विलोपन विधि तो सबको आता है। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि के मानिए क्वेश्चन लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 समीकरण फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 समीकरण 2। ऐसा क्वेश्चन है। ठीक, हल करना। तो प्रतिस्थापन विधि में किसी समीकरण को लीजिए, तोड़ मचर को सीधा कर दीजिए। समीकरण 2 से हम लोग जैसे कि चलते हैं। ठीक, समीकरण 2 से चलना स्टार्ट किए। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो क्या है, 4 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई
ये नया समीकरण बन जाएगा तीसरा समीकरण। ठीक, यही x का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में पुट अप कर देंगे। x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करने, प्रतिस्थापित करने पर क्या करेंगे, करने पर तो x का वैल्यू पुट अप कीजिए। क्या है समीकरण फर्स्ट, x प्लस वाई बराबर 14, तो x के जगह पर 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो 4 उस साइड चल जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10, 5 या 10। अब y का वैल्यू क्या आ गया 5। तो अब आप लोग y का वैल्यू, y का मान समीकरण कौन में, तीसरा में रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापन विधि ने प्रतिस्थापित करने पर, ठीक, x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर में तीसरा समीकरण क्या है, तो क्या जो नया बना है x इज इक्वल टू 4 प्लस y का वैल्यू 5 आया, रख दीजिए x इज इक्वल टू 9, तो अतः x का वैल्यू 9 y इज इक्वल टू 5, यही आपका आंसर हो गया प्रतिस्थापन विधि का। ठीक, तो अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि को आप लोग डील कर सकते हैं। तो आप विलोपन विधि इसी को देख लीजिए, यही क्वेश्चन रहेगा सेम। देखिए क्वेश्चन, मानिए सेम एग्जांपल है आप लोग का, विलोपन विधि पूछा जाए। ठीक, विलोपन विधि, तो विलोपन विधि में हम लोग करते हैं समीकरण 1 जोड़ 2। क्वेश्चन को देखना है, कोई एक विलुप्त हो रहा है, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में जोड़ देंगे तो एगो विलुप्त हो जाएगा, एगो का वैल्यू आएगा तो दूसरा ठुसबे न करेंगे। तो देखिए x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 प्लस 4 कितना होता है, 18 होता है इस साइड। तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, y माइनस में प्लस में कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 18, 2 नमा 18 होता है, x इज इक्वल टू कितना निकला 9। यही आप x का मान समीकरण कोनों में पुट कर दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, प्रतिस्थापन में प्रतिस्थापित करने पर, विलोपन में सीधे रखने पर, जिसको ठुसा ठुसी। ठीक, x का वैल्यू क्या है 9 प्लस y इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू 14 में से 9 जाएगा तो 5, y का मान 5, x का मान 9, यही आंसर हो गया। ठीक, अब वज्र गुणनखंड विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो देखिए जल्दी से आके, तो एक बार देख लेते हैं। वीडियो को कटबो किया है, नहीं कटा था, इससे पहले कभी कभी मैसेज आ जाता है जिस कारण से, नहीं अभी तक तो आप लोग कहाँ भाग जाते हैं। ठीक, वज्र गुणनखंड विधि से निकालेंगे वज्र गुणनखंड विधि से समीकरण निकालो। देखो वज्र गुणनखंड विधि कहता है, इसका फॉर्मूला होता है, याद करने का ट्रिक होता है, BCCA AB, ऐसा कहीं पढ़े थे BCCA AB। अब बस सब में 12 21 याद रखिए। क्या याद रखना है, और उसके बाद एक्स वाई तो जानवे करते हैं, एक्स वाई का वैल्यू न ज्ञात करना है। ठीक, 12 21
1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 12 21 नहीं हुआ कहानी। देखिए यही फार्मूला है, हंसी मजाक में फार्मूला आ गया। तो देखिए बढ़िया से लिख देते हैं BCCA AB याद रखिएगा। अब 12 21 तो देखिए x y इक्वल टू 1 बटा में ऐसे लिख लीजिएगा। याद रहे BCCA AB माइनस कर देना है सीधे, जो है वही सॉरी जो है वही BCCA AB। तो BC वाला में BCA घटाना है, AC वाला में CA घटाना है, AB वाला में ABA घटाना है। और सिर्फ याद रखना है कोडिंग 12 21 12 21 12 21 यही ना है। तो हो गया यहाँ पर A1 B2 ऐसा ही तरह रखाया जाएगा। ठीक 12 21 12 21 12 21 BCCA 12 21 ऊपर में XY और XY का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक ऐसा ट्रिक से आप लोग का एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग के NCERT को क्वेश्चन लेते हैं कोनो। देखिए क्वेश्चन है 5x + 3y क्या है, देखिए लिखते हैं 5x + 3y = 35 समीकरण फर्स्ट। 2x + 4y = 28 समीकरण दो। ऐसा लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट करने के लिए इससे पहले आप लोग को हम बताए थे, क्या बताए थे, जिसमें कौन रेखा कैसा होता है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, समांतर करती रेखाएं, संपाती रेखाएं, उसमें चलते थे समीकरण 1 से। तो उसमें A1 किसका वैल्यू x के गुणांक, B1 y के गुणांक का, C कांस्टेंट टर्म पहला समीकरण का, और दूसरा तो जानबे करते हैं वैसा ही होता है। तो पहला समीकरण से ले लीजिए A1 = क्या हो जाएगा 5, B1 = 3, C1 = 35 हो जाएगा। ठीक अच्छा इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस में दे देगा वैल्यू, ये हो सकता है, माइनस माइनस तो कट ही जाएगा कभी। और लीजिए माइनस से ले लीजिए समीकरण, माइनस में 35 होगा क्योंकि प्लस है, इस साइड आएगा तो 0 माइनस में देगा, ऑलरेडी यह आएगा तो माइनस से देखिए A1 B2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा कितना 2, अब B2 = अभी बराबर कोई साइड है तो सीधे पॉजिटिव वैल्यू लीजिए। ठीक B2 का वैल्यू कितना होगा 4 और C2 का वैल्यू 28। ठीक आप फार्मूला में पुटअप कर दीजिएगा। ऐसे आप लोग डायरेक्ट नहीं कीजिएगा, समीकरण 1 से चलना है, उसके बाद लिख लेना है समीकरण 2 से। ठीक जगह कम के कारण बता रहे हैं। ठीक तो x बटे B1 C2 है तो B1 का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर B1 नहीं लिखा, B1 का वैल्यू 3, तो 3 इंटू C2 का वैल्यू 28 माइनस B2 कितना है 4 गुना, और उसके बाद क्या है C1 35 हो जाएगा, बराबर y के बट्टा में CA होगा, C1 का वैल्यू 35 और A2 का वैल्यू 2 माइनस, उसके बाद C2 का वैल्यू 28 गुना, और उसके बाद A1 का वैल्यू 5 = 1 बटे क्या होता है A1 B2, A1 का वैल्यू 5 और B2 का वैल्यू क्या है 4 माइनस, और उसके बाद क्या है A2 B1, A2 का वैल्यू 2 है, उसके बाद B1 का वैल्यू क्या है 3 रख दीजिए। अब हल करना तो जानते ही हैं, x बटे 28 में 3 से गुना कीजिए, 3 8 24, 3 दूना 6 और 2 8 माइनस 4 5 20, 4 3 12, 2 14, 140 बराबर y = 35 दूना 70 माइनस 28, 8 5 40, 0 5 दूना 10, 4 14, 140 = 1 बटे 20 माइनस 6।
अब घटा लीजिए। अब इतना कर दिए आप लोग, अब यहाँ तक नोट कर दीजिए, हम लोग यहाँ मिटा देते हैं। ठीक, इतना इन सब को मिटाते हैं। ठीक, ये तो आप लोग का फार्मूला है, याद कीजिए, बड़ी अच्छा फार्मूला। x बटे माइनस 84 में से माइनस तो -16 में घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, -6 आई बच गया 13, 8 5 13 -56 इज इक्वल टू y बटा तो कितना हो जाएगा -70 इज इक्वल टू 1 बटे कितना होगा 14 26 होता है। ठीक, अब दोनों का इक्वल कर लीजिए, इसको भी मिटा देते हैं। एक बार x के इक्वल एक बार y के इक्वल, x बटे -56 इज इक्वल टू 1 बटे 14, y बटे -70 इज इक्वल टू 1 बटा 14, तो हो जाएगा 14x इज इक्वल टू -56, 14 चौके 56, x इज इक्वल टू -4। ठीक, 14y इज इक्वल टू -70, 14 5 6 70, y इज इक्वल टू -5। कितना आसान से निकल गया, x का वैल्यू -4, y का वैल्यू -5। सिर्फ वज्र गुणनखंड विधि का फॉर्मूला आपको याद रखना है। x y 1 तो ऊपर में x y का वैल्यू निकालना है, एक 1 टर्म लास्ट में जानवे करते हैं। अब 20 सी ए बी 12 21 याद रखिएगा तो बहरी अच्छी तरह से क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा जाइएगा बोरा में। ठीक, तो यहाँ तक देख लिया आप लोग, वज्र गुणनखंड विधि को आप लोग बहुत अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। ठीक, अब द्विघात समीकरण का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, जिसमें दो मूल पूछता है। देखिए, इसको मिटा दे। देखिए, द्विघात समीकरण को एक दिया रहेगा, उसका मूल पूछेगा। द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। 6x² - x - 2 = 0। ठीक, ऐसा कर लेंगे। उसमें अब हम लोग को पूछा जाएगा, दो मूल ज्ञात कहेगा, मूल ज्ञात करने के लिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए 6x², अब इसको करने के लिए पता होना चाहिए, हमको पता है, तुरंत लिख देंगे। समझेगा ना समझेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना पूरेगा, 6 दूना 12x² और -x पुराने के लिए क्या करेंगे, 3 चौके 12, 4 तिया 12 होता है। देखिए 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस 12x² एक तो पुर जाएगा हम लोग को माइनस में। ठीक, एक पुराना है -x, तो -4x में से +3x जाएगा तो क्या बचेगा, -x, तो ऑलरेडी खुल रहा है। अब ये दोनों में से अलग अलग कॉमन ले लीजिए, इसमें से 3x कॉमन आएगा तो 3 दूना 6, 2x + 1 माइनस। अब देखिए इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 2x + 1। अब ये दोनों समान है तो ये को कर लीजिए, 2x + 1 × 3x - 2 = 0। दोनों मूल्यों का अलग अलग बराबर कर, 2x + 1 = 0 और 3x - 2 = 0। x = 2/3 एगो देगा, एगो x = -1/2। तो इसलिए x = -1/2 और 2/3, यही दो मूल आ गया आप लोग का आंसर। ठीक, एक द्विघात समीकरण में देख लिया आप लोग मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का, दो ऐसे क्रमागत विषम धर्मात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो मानिए, ये तो आप लोग देख लिए, यह क्वेश्चन आप लोग का पूछ भी सकता है बोर्ड एग्जाम में, भाषा वाला क्वेश्चन। दो मूल तो अनलिमिटेड ही पूछता है। ठीक,
ऑब्जेक्टिव में रहे तो ये सब आप लोग को तो दूसरा में दूसरा चैप्टर बताए थे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा। क्या लिखेंगे, माइनस बी बाय ए, एक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ओ माइनस डी बाई ए होता है, माइनस डी बाई ए इसका डी बाई ए, ठीक। कहता है दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो मानिए हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, और दूसरी धनात्मक पूर्णांक x प्लस 2 ले लेते हैं। पहली धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक x और दूसरी x प्लस 2। तब कहता है प्रश्नानुसार कहता है दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो कौन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना कहता है, 290। तो निकालिए एक्स स्क्वायर प्लस इसका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 290। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबके पता हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 290, ठीक। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल प्लस 4x प्लस 4 माइनस में साइड आ जाएगा 290 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, होगा तो क्या कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 290 में से 4 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 286 बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ तक देख ली। आप लोग को मिटाते हैं, यहाँ इस साइड लिख देते हैं, ठीक। तो हो जाएगा, अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इज इक्वल टू 0 है। तो 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इकाई 2 2 चौके 8 2 तिया 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे 0 से जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, ये ऐसा है। अब ऐसा पूछेगा तो आप लोग को द्विघातीय समीकरण से एक फार्मूला यहाँ तक लिख लिया, आप लोग लिख लीजिए, हम मिटा देते हैं, ये सब याद रखना। देखिए द्विघातीय समीकरण से कहेगा तो आप लोग को दो मूल निकालने की जरूरत नहीं, ठीक। इतना करने के बाद मूल करिएगा, कभी कभी आप लोग फंस सकते हैं, नहीं होगा। 143 है जैसे यहाँ पर, देखिए हम लिखते हैं, लास्ट में क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। इतना आ गया। अब द्विघातीय समीकरण से फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लिख देंगे, समीकरण से जानते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होता है। यही फार्मूला आप लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, आप लोग के बुक में भी लिखा होगा। तो आप लोग जानते हैं, यहाँ से देखिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b का वैल्यू 2 हो जाएगा, c का वैल्यू माइनस 143, ठीक। इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर पुटअप कर लीजिएगा, s इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू 143 बटे
2 इंटू 1 एक का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस क्या करेंगे 4 चौके माइनस में 143 नहीं माइनस 143, तो माइनस माइनस प्लस 4 किया 12 4 चौके 16 1 17 4 1 5 572 में हुआ अब 2 ठीक ऐसा देखिए करते हैं। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 प्लस माइनस रूट अंडर 472 572 में 4 जोड़ेंगे 576/2 तो हो जाएगा -2 प्लस माइनस अब 576 किसका 24 का स्क्वायर होता है बट्टे 2। आप दोनों का मूल अलग अलग एक बार प्लस में एक बार माइनस में निकाल लीजिए, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस 24/2 वो हो जाएगा -2 माइनस 24/2 ठीक। तो x का वैल्यू क्या देगा यहाँ पर 24 में से 2 जाएगा तो 22/2 वो हो जाएगा -26/2 कट के -13 11 दूना 22 x इज इक्वल टू 11 आया एगो -13 यानी कि x का वैल्यू 11 x का वैल्यू -13 यानी कि मूल के लिए उचित नहीं है। यानी कि पहली धनात्मक पूर्णांक x हो गया तो दूसरी निकालेंगे तो x + 2 11 + 2 13, इसका दो मूल्य क्या हो गया 11 और 13 हो गया ठीक। इसका दो मूल्य निकाल लिए 11 और 13, इतना आप लोग देख लिए। तो हम लोग यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को देखें, द्विघातीय समीकरण को देखें, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट देख लिए। और एपी का भी क्वेश्चन डाले हुए हैं आप लोग को देखते रहिएगा। हम लोग एक त्रिकोणमिति का वीडियो को देख लेंगे। तो त्रिकोणमिति का जैसे आप लोग का देखिए ट्राइगोनोमेट्रिक फार्मूला देख लेते हैं। ठीक ट्राइगोनोमेट्रिक फार्मूला में सबसे छोटा सा चलेंगे आप लोग, आधार पर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ठीक, जिसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर ठीक। ऐसे होता है जिसको एच को क्या कहते हैं कर्म कहते हैं, पी को हाइपोटेनस यानी कि कर्म होता है परपेंडिकुलर लंब होता है, बेस होता है आधार होता है ठीक। एच को कहेंगे कर्म, पी को कहेंगे लंब, बी को कहेंगे आधार बेस ठीक। तो यहाँ तक ये फॉर्मूला देख लिए आप लोग का। एक बेसिक देखिए होता है साइन थीटा बराबर p/h लंब बटे कर्म, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है b/h, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p/b, इसी के उल्टा होता है कोसेक थीटा h/p होता है, इसी के उल्टा सेक थीटा होता है h/b होता है, इसी का उल्टा कॉट थीटा होता है b/e होता है। इसका हो गया साइन थीटा लंब बटे कर्म, कॉस थीटा आधार बटे कर्म, टेन थीटा लंब बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब ठीक। यहाँ तक आप लोग देख लिए। आप लोग से पूछा जाता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ठीक। जैसे आप लोग एक फार्मूला पढ़े हुए हैं टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अभी हम डिवीजन आप लोग को करा रहे हैं
जिस कारण से आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटे और सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन। ठीक, इसी तरह कॉट थीटा को करेंगे तो क्या करेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसी तरह पूछा जाए साइन थीटा 1 बाय कोसेक थीटा उल्टा, और कॉस थीटा का 1 बाय सेक थीटा, सबका अपने अपने उल्टा। ठीक, और पूछा जाए कहेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इसी तरह पूछा जाएगा टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक, इसी तरह इसी का उल्टा पूछा जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या, कोसेक थीटा। ठीक, देख लिए कॉट 90 डिग्री माइनस टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट थीटा नहीं लिखे थे, कॉट थीटा। ठीक, तो देख लिए। इसी तरह आप लोग का मानिए साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 दे दिया। ठीक, और कहेगा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए, तो क्या कीजिएगा, कहेगा तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है d/h यानी कि लंब बटे कर्ण। p का वैल्यू क्या आया 3, h का वैल्यू यानी कि कर्ण 4 आ गया। हम लोग यानी कि अब क्या निकालना है, बेस निकालना है। बेस स्क्वायर इज इक्वल होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो अब इस साइड से स्क्वायर हटेगा तो क्या लगाएंगे, रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस पी का स्क्वायर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 7। बी का वैल्यू रूट 7 आ गया। अन्य त्रिकोणमिति पूछ रहा है यानी कि आपको निकालना पड़ेगा, साइन से निकला हुआ है कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, उसके बाद टेन थीटा निकालना पड़ेगा, उसके बाद कोसेक थीटा निकालना पड़ेगा, कॉट थीटा निकालना पड़ेगा और सेक थीटा निकालना पड़ेगा। सबका इसका यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू। ये होता है b/h, ये होता है p/b, ये होता है h/p, कॉट थीटा b/p होता है, सेक थीटा h/b होता है। सबका वैल्यू अब हम लोग को पता है, रख देंगे। b का वैल्यू रूट 7/4, p का वैल्यू 3/, b का वैल्यू रूट 7, h का वैल्यू 4 और p का वैल्यू 3 पता है। ठीक, कॉट थीटा b का वैल्यू कितना आया रूट 7/3, p का वैल्यू अब h 4 है, b रूट 7, बस ऐसा ही। इसी तरह आप लोग निकाल लीजिएगा। और आप लोग को प्रूव्ड त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन है 8.4 में, वह आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक, थैंक यू, तब तक इतना तक देखते रहिए।